चलो जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्लास देखो क्या करवाया था लास्ट टाइम पे। चलो जी, थर्मोडायनेमिक्स चल रहा था। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आप लोगों को मैंने क्यूपी और क्यूवी के फॉर्मूले लिखवाए थे। क्यूपी क्या है बेटा, सीधे बैठना, ठीक है, जितना भी आता है बस ठीक है। क्यूपी इज इक्वल टू क्या है मेरा, एन सी पी डेल्टा टी, और क्यूवी क्या होता है मेरा, क्यूवी एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है। और सीपी और सीवी का रेशियो जो है वो लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। अभी कुछ नहीं हो सकता, एक बार आज मेरे से क्लासेस ले लियो याद से, इसको बैठ के एक ही दिन में तेरा काम हो जाएगा। 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे फास्ट फॉरवर्ड करके निपटा लियो, ठीक है। और लाइन से नोट्स बना लियो, इनके मत ले जा, खुद से बना लियो, उन्होंने भी यहीं से बनाया, कोई ऐसी कोई अलग सी बात नहीं है, ठीक है। इस पे एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ मैं आपको, एक बार न्यूमेरिकल लिख लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ जाएंगे। लिखो 5.6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एन अननोन गैस। क्वेश्चन दिया हुआ है 5.6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एन 5.6 decimeter cube of an unknown gas at STP requires 52.25 joule of heat. 52.25 joule of heat to raise its temperature by 10 degrees Celsius. To raise its temperature by 10 degrees Celsius. To raise its temperature by 10 degrees Celsius at constant volume. At constant volume. Calculate. ये तुम बताओ. Calculate CV, CP and atomicity of gas. 1 मिनट क्वेश्चन पूरा होने बेटा। यूनिट कन्वर्जन पूछ रहा है। यूनिट कन्वर्जन कैसे सिखाई थी, ये क्वेश्चन पूरा हो गया, ट्राई कर सकते हो आप लोग। बताओ भाई, यूनिट कन्वर्जन 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 1 लीटर होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है, बस इतना बहुत है तुम्हारे लिए। यूनिट कन्वर्जन और तो कुछ नहीं है, ये लीटर दिया हुआ बस। चलो बताओ कैसे निकालोगे? कर ले क्वेश्चन कर ले पहले। सर 2 to 7 लेंगे, 2 to 4 लेंगे। 22.4 ले लो। ऐसा पता नहीं, हम ऐसे कह रहे थे कि STP 22.7 होता है और ऐसे और बार वाली जो वैल्यू होती है, सर मतलब मेरे स्कूल में लीटर बार वाली जो वैल्यू होती है ना, वो 22.7 होती है, और जो लीटर ATM वाली वैल्यू होती है वो 22.4 होती है। अब सर जैसे स्कूल में सर ने हमें पहले बोला था कि STP 22.4 होता है, हाँ, और NTP 22.7 होता है। लीटर बार होता है ना, क्योंकि उसमें यूनिट प्रेशर और ATM। मुझे सर कोचिंग में 2 बार सर से इस बात को आर्ग्यू करके सर कह रहे हैं कि STP में 22.7 होता है, उसमें NTP में 22.4 होता है, पता नहीं क्या होता, पता नहीं। तो टेंशन मत ले, तो अभी एक बार 22.4 लेके कल, क्योंकि लीटर में दिया हुआ है ना, 22.4 लीटर लिख ले एक बार, ठीक है। क्या हो गया बेटा? CP का फॉर्मूला ऊपर लिखा हो, CP और CV का फॉर्मूला मैंने दे तो दिया ऊपर, वो देख लो। 1/4 का 0.75 होगा। सर क्यू कितना होता है, मोलर रेट तो है, क्यू क्या होता है, बता क्या होता है? मोलर रेट तो कैसे? CP होता है, तो मोलर रेट होता है, हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब, हीट होता है ना क्यों? तो दक्ष हुआ गया?
2090/3 अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है आपका 2090/3 अप्रॉक्स आ रहा है। चलो इधर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, करता रहना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इतना लीटर आपको दिया है कि अननोन गैस दी हुई है इतना लीटर, 20.9 आ रहा है। ठीक है 20.9 सही आ रहा है। इतना लीटर आपको दिया हुआ अननोन गैस एट एसटीपी रिक्वायर्स इतनी हीट टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस। तो आपको तुरंत समझ में आ गया कि ये टॉपिक जो है वो हीट कैपेसिटी का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है कि इतनी हीट रिक्वायर्ड है टू रेज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस। टॉपिक हीट कैपेसिटी का पकड़ में आ गया। फिर बोला एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब आप लोगों को ये समझ में आ चुका है कि आप लोगों को यहाँ से CV फाइंड आउट करना है। अरे बोलो यस और नो। एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी तो CV होगी, तो CV आपको फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है? गिवन आपको वॉल्यूम है। वॉल्यूम कितना गिवन है? 5.6 लीटर गिवन है। हीट कितनी गिवन है आप लोगों को? 52.25 जूल ऑफ हीट गिवन है आप लोगों को। 2090 आ रहा था 2090 नहीं आ रहा, 20.9 जूल। अच्छा इधर देखो, एक बार इधर देखो। ठीक है आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये जो CV है ये पर मोल होता है। ये क्या है आप लोगों का? पर मोल है। तो आप लोग पहले मोल बना लो हैं कितने, है ना? क्योंकि ये n आगे आपको दिया हुआ गिवन है। चलो यहाँ से ये फॉर्मूला डाल लेते हैं डायरेक्टली। CV is equal to QV by n into डेल्टा T। Q क्या होता है आप लोगों का? गिवन है ये रहा 52.25 जूल। मोल कितने हैं आप लोगों के? मोल कैसे बनाओगे? 6/220। सुनो मेरी बात। मोल का जैसे फॉर्मूला होता है ना, गिवन मास अपॉन, क्या होता है फॉर्मूला? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, राइट। उसी तरीके से एक और फॉर्मूला आपको सिखा रखा है, गिवन वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम एट STP। तो वॉल्यूम एट STP कितना लेते हैं अपन लोग? 22.4 लीटर, ठीक है? STP NTP हर केस में चलता है। हर जगह चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा आंसर गलत नहीं होगा, टेंशन मत लो। पॉइंट से एक दो से कुछ फर्क ना पड़ना क्वेश्चन को, तुम अपना चुपचाप ये मान लो, ठीक है? गिवन वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। गिवन वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 5.6 डेसीमीटर क्यूब अपॉन 22.4 डेसीमीटर क्यूब। से डेसीमीटर क्यूब तो वैसे भी कैंसिल हो गया होगा, लेने की जरूरत नहीं। नीचे 10 कर दो। नीचे इंटू 10 कर देते हैं। ये सर आ गया डेल्टा T कितना दिया हुआ आप लोग का? 10 दिया हुआ है। 20.9 क्या आपको फंडा क्लियर हो रहा है? यस और नो? तो ये सॉल्व करके आपकी जो कहानी आएगी वो आएगी कितनी? 20.9 जूल। ये फंडा क्लियर हो गया। अब आपकी किसकी वैल्यू आ रही है? CV की वैल्यू आ रही है। तो CP माइनस CV इज इक्वल टू, क्या सिखाया था लास्ट क्लास में? R होता है। R आपका क्या है? गैस कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल बात तो ना। CV तो हम निकाल चुके हैं ना, NR नहीं लेंगे। CV हम निकाल चुके हैं, क्योंकि इसलिए नहीं लेंगे। क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर मोल तो हम निकाल ही चुके हैं ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। पर मोल हम निकाल चुके हैं CV। तो पर मोल का निकाल लिया तो मोल यहाँ पे 1 हो गया, पर मोल कर लिया मैंने, ठीक है? तो CP निकालना है मेरे को, CV मेरा आ चुका है। तो ये क्या हो जाएगा? R प्लस CV हो जाएगा। तो R की वैल्यू क्या है? 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होती है ना। नहीं बस सारी आर की वैल्यूज लिख दो जो डिफरेंट यूनिट्स में होती है। R की वैल्यू अभी तो फिलहाल बेटा जूल वाली कर ले, क्या दिक्कत है? कैलोरी में 4 कैलोरी होती है, ठीक है? और लीटर ATM में 0.0821 होती है। अभी फिलहाल थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में हमें जूल वाली या कैलोरीज वाली नीडेड है, पर ज्यादातर हमें A की वैल्यू नीडेड है, जूल वाली, सर 2 कैलोरी नहीं होती। ठीक है? 2 होती है, राइट। 2 कैलोरी होता है, ठीक है? अरे बोलो यार, ठीक है ना? तो ये कर लो। और 8.314 प्लस कर देना। आप लोग क्या प्लस कर दोगे? 20.9 प्लस कर देना। देखो ये भी केल्विन इनवर्स ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे टेम्परेचर कुछ आ रहा है। तो हाँ, आपका आंसर हो गया। इन दोनों को ऐड कर दो तो 29.214 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। सर और सर SATP पे क्या रहता है कंडीशंस? देखो SATP पे मुश्किल ही आएगा इस टाइप का क्वेश्चन।
क्योंकि हमारे को मोल निकालना है इसके अंदर, ठीक है। स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर जो है वो कहानी नहीं करते हैं अभी फ़िलहाल, जब आएगी तो बताएंगे। अभी फ़िलहाल ये ओके है। अगर वो आंसर ढूंढने के लिए 0.25 को 7.5 ले और 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे से सही कर दियो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, ठीक है। ये फंडा तुम सबको क्लियर हो गया? ये क्लियर है ना एकदम? ठीक है, चलो तो फिर आप हेडिंग बना लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच डेल्टा यू। अच्छा सुनो, एक क्वेश्चन और नहीं बताया तुम लोगों ने, वो ये कि एटॉमिसिटी ऑफ गैस क्या है? एटॉमिसिटी ऑफ गैस रह गया ना, सीपी सीवी आ गया था, सीपी आ गया था। एटॉमिसिटी ऑफ गैस कैसे आएगा बताओ? 3/2 मोलर मास निकालते हैं। एटॉमिसिटी ऑफ गैस कैसे आएगा? सीपी बाय सीवी करके आएगा। सीपी की वैल्यू क्या थी? 29.214 और सीवी की वैल्यू क्या थी? 20.9। इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा? 1.4 आ रहा है। चलो मैंने बता दिया तो तुम्हें, तो 1.4 के हिसाब से गैस की एटॉमिसिटी क्या होगी देख के बताओ। कल जो बॉक्स बनवाया था, कल लास्ट में एक आप लोगों को वो बनवाया था चार्ट टेबल, उस टेबल में देखो 1.4 वैल्यू कब आ रही थी? बनाया नहीं था तूने? कोई बात नहीं। 1.44 आ रही है। हाँ 1.44 किसकी आ रही है? आगे क्या लिखा हुआ है? डायटोमिक गैस लिखी हुई है, ट्राइएटोमिक लिखी हुई है। डायटोमिक लिखी हुई है तो ये गैस कैसी होगी बेटा? डायटोमिक होगी। सुन लो, कुछ सेलेक्टिव वैल्यूज भी आएंगी इसी क्वेश्चन में। कुछ सिलेक्टिव ही आएंगी, 3 सिलेक्टिव, 1.6 1.4 इस तरीके से 1.3, ठीक है। 1.6 ट्राइएटोमिक होगा, 1.6 ट्राइएटोमिक होगा, डायटोमिक होगा, पॉलीएटोमिक के लिए और कम हो जाएगी, कम होती जाएगी मतलब, ठीक है। मोनोएटोमिक होगा, मोनोएटोमिक होगा पहले, फिर डायटोमिक के लिए कम होगी, फिर ट्राइएटोमिक के लिए और कम होगी। तो मोनोएटोमिक के लिए ज़्यादा है, ऐसे याद रख सकते हो, फिर आपकी डायटोमिक और फिर आपकी कम ट्राइएटोमिक होगी, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं। तो बेटा तुम मेरी बात सुनो, खड़ा हो जाए यहाँ से, वहाँ पहुँच जाओ उस बेंच पे, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। वहीं बैठ जाना। क्या दिक्कत है तेरे को? देखने में प्रॉब्लम होगी? हाँ यहाँ पे बैठ, उसके पीछे बैठ जा, यहाँ तो तू कॉपी लेगा। चला जा, तो जाना पीछे, चला जा, उसके पीछे जाएगा। और चलो देखो, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा यू डेल्टा एच क्यू डब्ल्यू इन वेरियस प्रोसेसेस, ये आप कर चुके हो, फिर भी एक बार रिवीजन के लिए करवाना। तो सबसे पहले मैंने प्रोसेस कर दिया आइसोथर्मल। बताओ डेल्टा यू इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर था, आइसोथर्मल का मतलब क्या हो जाएगा? dt 0 हो जाएगा, डेल्टा जी आपका क्या हो गया? डेल्टा टी 0 हो गया, डेल्टा एच एंथैल्पी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? 0। ये फंडा क्लियर हो रहा है? आइसोथर्मल का मतलब आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, और अगर आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी दोनों टेम्परेचर का फंक्शन है, और टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो दोनों में चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं हुआ तो दोनों का चेंज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या सिखाया था? Q प्लस W। ये कहाँ से आया? फ्रॉम फर्स्ट लॉ आया कि नहीं आया? बोलो, याद आया? फ्रॉम फर्स्ट लॉ आया, डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस W आया, और यहाँ से डेल्टा यू क्या हो गया आपका? 0 हो गया, Q इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? माइनस W। ये बात को ध्यान रखना, जब कंडीशन आइसोथर्मल होगी सिस्टम में तो ये चीज वैल्यू अपोजिट भी रखते हैं कि एक नेगेटिव, एक माइनस होगा, एक माइनस। तुझे मेरी बात सुन, ये बात क्लियर है? बस तो फिर ठीक है, अभी पूरा प्रोसेस आगे चलने तो देखो, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर बताइए, ठीक है? ये क्लियर है?
ठीक है, साथ साथ नोट करते जाओ बस। सर कॉल आ रहा है। मेरा फोन पे कोई बात नहीं, करो करो तुम अपना काम करो। करो तुम लोग अपना काम करो। सर एक डाउट बताना। हाँ क्यों मत पूछ, ये आज हो गया आप हैं? क्या हो गया आप हो गया आज? नहीं, फिजिक्स क्लास के बाद तेरे को कुछ पूछना है? मोलैरिटी वाला चैप्टर बता रहे एचबीसी अरे उसके तो वैसे ही सही नहीं होते। मोलारिटी तेरा वैसे ठीक नहीं होगा, सही कह रहा है। सर कुछ भी तो ठीक नहीं हो रहा, वो कल तो कह रहे थे बड़ा तूने कल वाला काम पूरा कर लिया जो दिया था? चलो वही चेक कर लूंगा, एक बार दिखा के देखिए। सुनो, ये हो गया, नोट हो गया? यस चलो तू कर क्या रहा था अब तक? जल्दी कर। दे यार इसका पानी दे रहा है। झूठा पानी नहीं पीना। अरे वो पी लेगा, उससे क्या दिक्कत है? जब उससे दिक्कत नहीं है तो तो जूता वो झूठा करेगा नहीं बस। मेरा जूता पी नहीं रखता। तो कितनी फालतू की बात बिजाजी रहता है ना। ये तेरे पे बताया नहीं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैंने तो सर पढ़ने का नहीं पढ़ा है तो बस चुपचाप बैठा रहा। सर को ये समझ नहीं आ रहा तो अब तेरे पेपर में नहीं आ रहा तो तेरे को समझना नहीं है, बात ये है। और सर कोई मैं बात अकेला नहीं। बच्चा नहीं हूं, इसको समझ नहीं आ रहा। तेरे को ये नहीं समझ, ये किसको नहीं समझ में आया? सर नीचे वाला है। नीचे वाला रहने दो, तुम्हें समझ में तो आ रहा है ना ये? भी इसके बाद हाँ इसमें क्या ही है मतलब? ये मैं हां क्या ही है, मुश्किल तो है लेकिन समझ आ रहा है। आज समझ में आ रहा है। ठीक है, जिन्होंने समझना है उन्हें आ रहा है समझ, जिनके पेपर में नहीं आ रहा उनकी मानसिकता बदल चुकी है। ये मानव रचना वाले जो है ना, ये सर मेरे तो पेपर में उनका नाम बदनाम करवा रहे हैं। हटा दो मैं इसे। मेरे पेपर में अभी टॉर्चर भी तो हो गया। मुश्किल है, वैसे ही करना। चलो देखो, अब सुन लेना ध्यान से। ठीक है, ये तो एक रिवीजन सी करवाई थी आपको इस वाले टॉपिक की। आगे लिखो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। आपको एक रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ाए थे किसी एक जमाने में, याद है? सर रिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल रिएक्शन तो ही बस रिवर्सिबल प्रोसेस में छोटे छोटे होके बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में जो काम हो रहा था, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में जो काम हो रहा था वो रिवर्सिबल प्रोसेस था। मतलब एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर में प्लस माइनस डीपी का चेंज था, याद आ रहा है? रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर जो प्रेशर में चेंज हो रहा था आप लोगों का, जो एक्सटर्नल प्रेशर में चेंज हो रहा था वो इंटरनल प्रेशर से प्लस माइनस डीपी का चेंज हो रहा था, बहुत ही स्मॉल चेंज हो रहा था। ये फंडा क्लियर हो रहा है? ये याद आ रहा है मतलब? क्योंकि पहले अगर यही याद नहीं आएगा तो फिर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस आप समझ नहीं पाओगे। आइसोथर्मल का वर्ड आप समझ चुके हो। आइसोथर्मल का मतलब क्या है आप लोगों का? टेम्परेचर क्या है बेटा? टेम्परेचर क्या है बच्चों, बोलो यार? कांस्टेंट। रिवर्सिबल का क्या मतलब है? बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में काम हो रहा है और एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर में प्लस माइनस डीपी का डिफरेंस है। अब अगर मैं वर्क डन निकालूं इन रिवर्सिबल प्रोसेस में तो वर्क का फॉर्मूला आपको करवा रखा है माइनस पी एक्सटर्नल। क्या करवा रखा है बोलो यार? माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। अरे बोलो यस और नो? ठीक है, अब आप लोग इसका क्या करते हो? इंटीग्रेशन करते हो कि नहीं करते हो? करते हो इंटीग्रेशन। वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेशन ही तो करते हैं हम लोग। अब देखो इस P एक्सटर्नल को एक बार रिवर्सिबल प्रोसेस है तो इससे चेंज कर दो, तो ये क्या हो गया? P इंटरनल हो गया और क्या हो गया? प्लस माइनस dP हो गया, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? dV। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो गया? PdV हो गया और ये क्या हो गया? dPdV हो गया। ये भी इंटीग्रेशन हो गया, माइनस हो गया, रिवर्सिबल हो गया। यस और नो बोलो यार? यस और नो बोलो? यस। अब सुनो ध्यान से, डीपी डीवी दोनों के दोनों ही बहुत ही छोटी छोटी वैल्यू 0.001 मल्टीप्लाई बाय 0.0001। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ही छोटी वैल्यू आएगी। इतनी ज्यादा छोटी वैल्यू आएगी इसके कंपैरिजन में मल्टीप्लाई होने के बाद कि इसको क्या किया जा सकता है? निगलेक्ट किया जा सकता है। तो ये इंटरनल प्रेशर था, यानी कि अंदर वाले प्रेशर की बात हो रही है। ठीक है ना? आपको ये पिस्टन बना के दिखाया हुआ है। नेगलेक्ट करते हैं तो वैसी लॉस नहीं होता है। सर हम इससे प्रूफ क्या करना चाहते हैं? इससे हम एक फॉर्मूला बनाएंगे अभी। ठीक है, चलो देखो ये एक्सटर्नल प्रेशर है। एक बार पूरा पहले टॉपिक होने दो, फिर उसके बाद आप इससे रिलेटेड क्वेरी पूछ लेना।
अगर आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो देखो अभी क्या था, ये फॉर्मूला वर्क का बचपन में किया था माइनस पी एक्सटर्नल डी वी। फिर मैंने कहा कि मैं वर्क किस में निकालना चाह रहा हूँ, मैंने प्रोसेस चेंज करके क्या बोला, रिवर्सिबल प्रोसेस है। साथ में वर्ड क्या यूज किया, आइसोथर्मल, मतलब टेम्परेचर भी कांस्टेंट था। यहाँ क्या लगा दिया, रिवर्सिबल वर्ड लगा दिया, रिवर्सिबल लगा दिया। और इसकी जगह पे ये चेंज कर दिया क्योंकि रिवर्सिबल में ये चेंज हो रहा था। जब मैंने डीपी डीवी को मल्टीप्लाई किया तो बहुत ही छोटी वैल्यू आएगी, तो मैंने उसको क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। अब आप मुझे बताओ क्या बनेगा यहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ, अंदर गैस है, अंदर गैस कौन सी है, आइडियल गैस है, तो PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, nRT हो जाएगा। तो यहाँ से P दिया हुआ है, P क्या हो जाएगा, nRT बाय V हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे डाल रहा हूँ, P की जगह क्या डाल रहा हूँ, सॉरी P की जगह क्या डाल रहा हूँ, देखियो यार nRT बाय V डाल रहे हैं। तो nRT कांस्टेंट है और dV बाय V का इंटीग्रेशन हो जाएगा। dV बाय V का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 से लेकर 2 तक अगर वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो 1 by v square by 2। dV बाय V का इंटीग्रेशन बोलो बस, 2 बाय V गलत है, dV बाय V का इंटीग्रेशन होता है ln V। अरे बोलो ln V होता है और ऊपर 2 1 आएगा तो ln V2 माइनस V1 आएगा। log A बाय V की प्रॉपर्टी लग जाएगी, log V1 V2 बाय V1 हो जाएगा। अरे ये इंटीग्रेशन होगा, मैथ का टॉपिक है, मैथ वाले सर से पूछना कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx क्या होता है। तो वो आपको बताएंगे कि log x होता है। ये जो log होता है इसका बेस e होता है। अभी हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं वो बेस 10 वाली वैल्यूज होती हैं, 2.303 log 10x हो सकती है। बेटा मैं बहुत ही प्यार से, ये आप लोगों का इंटीग्रेशन टॉपिक आएगा, पहले डिफरेंशिएशन है ना, फिर इंटीग्रेशन। सर इनको 12th में करवाएंगे सर, 12th में करवाएंगे, 12th में है ये चैप्टर। सर फिर अभी बेटा अभी यूज होगा, फिजिक्स में भी यूज होगा और केमिस्ट्री में भी यूज ज्यादा होगा। नहीं है भाई, बस बेसिक फॉर्मूला। बस ये फॉर्मूला, एक ही तो फॉर्मूला याद करवा रहा हूं मैं तुझे, 1 बाय x dx का। log x हो गया, नहीं v1 से v2 था ना, चलो मैं पूरा ही कर देता हूं, छोड़ दो। ऐसे वो ये लगेगा ना 1 से 2 लगेगा। अब वॉल्यूम तो आप लोग का कांस्टेंट थोड़ी है, वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है। और वॉल्यूम कहाँ से चेंज हो रहा था, 1 से लेकर 2 तक, मतलब v1 से लेकर v2 तक। तो ये मैं क्या फॉर्मूला बनाऊंगा, v2 माइनस v1 बनाऊंगा, nRT ln v2 माइनस v1 हो गया। और log a माइनस log b की प्रॉपर्टी, एक और फॉर्मूला log का, log a माइनस log b इज इक्वल टू, ये तो मैंने तुम्हें क्लास में भी बता दिया, log a बाय b बनेगा। इसके बाद इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये रिवर्सिबल वर्क चल रहा है, माइनस nRT log, अभी ये log बेस e वाला है, v2 बाय v1 हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं ये आपका एक फॉर्मूला बन चुका है, पर मैं आपको पहले ये कहानी बता दूं कि v2 बाय v1 जो है, यहाँ पे वॉल्यूम जो है हमारा क्या है, वो आप लोगों का वॉल्यूम वेरिएबल है ना। तो अगर ये कांस्टेंट है, देखना nRT क्या है आपका कांस्टेंट, क्योंकि मोल्स आपके फिक्स हैं, R आपका गैस कांस्टेंट है, T आपका टेम्परेचर है जो कि आइसोथर्मल है, मतलब कांस्टेंट है। अगर ये आपका चीज कांस्टेंट होती है तो मैं ये कह सकता हूँ P1 V1 इक्वल टू P2 V2, और यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि P1 बाय P2 इज इक्वल टू V2 बाय V1। ये आइडियल गैस के लिए मैं यूज कर सकता हूँ। मैं एक बार दोबारा भी पूरा समझाऊंगा कि मैंने किया क्या है। फिलहाल के लिए आपको मैं याद दिला दूं कि अगर वॉल्यूम गिवन नहीं है, अगर प्रेशर गिवन है, तो हम रिवर्सिबल के केस में क्या यूज कर सकते हैं, माइनस nRT log P1 बाय P2। अब इस log को सॉल्व आप इसको तो नहीं कर पाओगे, मैंने जो आपको सिखाया है, हाँ 2.303 से आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई, मतलब माइनस 2.303 nRT log V2 बाय V1। ये आपका फॉर्मूला बन गया P1 बाय P2 के आगे भी माइनस 2.303 लगा के सेम ही फॉर्मूला है, मतलब ये फॉर्मूले को ऐसे लिख दिया, कुछ नया नहीं किया। आप ध्यान से सुन लो, एक बार दोबारा से मैं आपको समझा देता हूँ, अब आप लोग बोलते जाना। ln और log में फर्क होता है बेटा, एक और फॉर्मूला ले ले, तो ln e ऐसे कह ले कि ln a है अगर,
अगर इसको मैं log बेस 10 वाले log में कन्वर्ट करता हूँ तो ये 2.303 log 10 हो जाता है। सर बेसिकली इसको वो लिख दो ना log a हो जाता है, मतलब सर एवरी को सीधा वो लिख दो ना log to the base e लिख दो ना, वो फिर बेटर क्लियर है। log to the base e लिख दो, मतलब इसको लिखने का एक और भी तरीका है, और करके लिख देता हूँ log base e a is equal to 2.303 log base 10 a। ठीक है, तो और करके लिख देता हूँ यहाँ पे log base e वाला होता है। ठीक है, अब log base e को हम ln भी लिख देते हैं डायरेक्टली, इसको log ही बुलाते हैं, पर ये बेस e वाला है। और e वाले में, और जो हमने फाइंड आउट करना है 10 वाला, उसमें क्या रिलेशन है, उसमें ये रिलेशन है। तो मैंने इस फॉर्मूले को log में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। एक बार दोबारा सब लोग याद कर लीजिए। सर लेकिन वैसे log ही और log के लिए ही होता है log base। log 10 log जो हमने वैल्यूज, मैंने तुम्हें वैल्यूज सिखाई थी, log 1 0 होता है, log 2 0.301 होता है, log 3 0.477 होता है। ये सारी वैल्यूज log बेस 10 वाले की थी। log 2 किस्म के है ना हमारे पास अभी, समझ गए? बेस ही लिखे ही होगा। बेटा बात एक होती तो फिर ये इसमें इंटर कन्वर्जन क्यों होता, मतलब बात ही अगर एक होती तो तो मैथ्स में भी पता है। बेटा मैथ्स में बताया होगा एक ही, पर ये एक्चुअल में ये रिलेशन है दोनों में, ये हमें लगाना पड़ेगा। और मैथ्स में बताया नहीं होगा, वो तुमने खुद मान लिया होगा, क्योंकि फॉर्मूले कॉमन है। जो बेस ई वाले के फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले कॉमन है, पर वैल्यूज मैथमेटिकली वैल्यूज अगर निकालें तो अलग आती है, कैलकुलेशन अगर करें तो अलग आती हैं। पर अगर मैथ्स में कैलकुलेशन थोड़ी करते हो, मैथ्स में तो फॉर्मूला डाल के कुछ का कुछ बना देते हैं, तो वहाँ पे तुझे डिफरेंट हो सकता, नहीं लगता हो। मेरे को भी यही कंफ्यूजन आई थी 11th क्लास में कि ये बेस ई वाला जो है और ये बेस 10 वाला है, ये दो कैसे हो गए। ये दो होते हैं क्योंकि वेरिएबल के साथ ई लिख देते हैं और नंबर सारे यूज करके 10 यूज। समझ गया, मतलब हम कैलकुलेशन करने के लिए ये 10 वाला यूज करते हैं। ई वन बनाए व्हाई बना दिया होगा यार, और कुछ सोल्व करने के लिए था। मैं तो फिर तेरे से एक पूछ कर सकता हूँ कि तेरे को ही क्यों पैदा कर दिया, तेरे को ही क्यों बना दिया नमूने को। चलो देखो केमिस्ट्री क्यों बनाई है, बुद्धू बात, मतलब सबसे आज की बुद्धू बात यही है कि केमिस्ट्री क्यों बनाई है। वाह भाई क्यों बनी, सर इसका हमारी तेरे को पता मेरी बेल्ट क्यों बनाई है, ये बेल्ट क्यों बनाई है पता है ना तुझे, ये पता लग गया तुझे कि बेल्ट क्यों बनाई है। अब तू देख ले, सर 2 मिनट लिख रहे हैं। फटाफट से नोट कर लो, आप लोग नोट करते जाओ, मैं आपको दोबारा याद करवा देता हूँ। हमने क्या निकाला बेटा, वर्क निकाला है। वर्क किस केस में निकाला है, रिवर्सिबल के केस में निकाला, साथ में वर्ड क्या यूज किया है, आइसोथर्मल। आप लोगों को केवल और केवल यही फॉर्मूला दिमाग में रखना है, डेरिवेशन पेपर में नहीं पूछी जाती है बिल्कुल भी। तो आप ये याद रखें कि रिवर्सिबल वर्क जो हो गया सर जी वो -2.303 nRT log V2/V1 हो गया। आइडियल गैस के लिए ये वाली कहानी वैलिड है। किसके लिए वैलिड है बोलो, आइडियल गैस के लिए फंडे वैलिड हैं। मैंने आइडियल गैस का फॉर्मूला इसलिए लगा दिया है, वैसे मैं पी एक्सटर्नल यूज करता हूँ, ध्यान से सुन लो। मैं फॉर्मूलों में वैसे क्या यूज करता हूँ, पी एक्सटर्नल ही यूज करता होता हूँ मैं, है ना। वो कांस्टेंट होता है, प्रेशर एटमॉस्फेरिक जो भी होता है, ऊपर से जो भी लग रहा है एक्स वाई जेड, ठीक है ना। अब अंदर वाला जो प्रेशर है मैंने इस फॉर्मूले में कंसीडर इसलिए किया क्योंकि मेरे को आइडियल गैस यूज करनी थी, और आइडियल गैस के लिए PV = nRT में यूज करता हूँ, और ये फॉर्मूला मैंने वहां से बनाया, ठीक है। तो आप जो यूज प्रेशर करते हो वैसे फॉर्मूले में वो पी एक्सटर्नल वाला करते हो। V2 और V1 क्या होगा बेसिकली, V2/V1 ये फाइनल वॉल्यूम, ये इनिशियल वॉल्यूम आफ्टर पुटिंग प्रेशर। हाँ, अब वो कंप्रेशन हो रही है कि एक्सपेंशन हो रही है, ये उसके बेसिस पे प्लस माइनस हो जाएगा। अगर कंप्रेशन हो रही है तो बाद वाला वॉल्यूम कम है, पहले वाला ज्यादा था, इनिशियल ज्यादा है, V2 कम है। इंस्टेंटेनियस नहीं है ना, क्योंकि सर रिवर्सिबल में तो चेंज होता रहता है कम रिवर्सिबल में कम टाइम पे चेंज होता रहता है। हाँ लाइक फाइनल इनिशियल बहुत फास्ट दिया होगा, फिर भी दिया होगा हमें, क्वेश्चन में गिवन होगा, देता हूँ अभी कर लीजिए, ठीक है। ऐसा है कि रिवर्सिबल प्रोसेस अगर इनफाइनाइट टाइम पे कर देगा तो
तो हो सकता है तेरे को बिल्कुल जस्ट बाद वाला ना दिया हो, 1 लाख बार करने के बाद जहाँ पे पहुंचेगा वो वाला दिया हो। हाँ लाइक हाँ भाई, अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो कुछ नहीं है। अब फाइनल और इनिशियल, फाइनल से इनिशियल तो एक ही बार में पहुंच जाएगा। रिवर्सिबल ग्रेजुअली बहुत धीरे-धीरे आगे बढ़ता है और बढ़ता है। अभी ग्राफ बना के दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैग्नीट्यूड में क्या फर्क आएगा रिवर्सिबल में और इरिवर्सिबल में, ठीक है। बाकी क्या है, ऐसा कुछ नहीं है कि तेरे को वॉल्यूम बिल्कुल ही पास दे देगा बाय द डेफिनेशन, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। वो कह देगा कि मैं रिवर्सिबल करके यहाँ पे आया हूँ, अब बता, तो ही तो हम ये फॉर्मूला बनाए हैं, तो ही तो ये सब किया है, ठीक है। डन, ये हो गया। पहले मैं आगे बढ़ाऊंगा तुम्हें, तो वर्क डन रिवर्सिबल। अभी क्वेश्चन देंगे बेटा, 2-4 कहानी और सुना दे। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस लिखो पहले सब लोग। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, हेडिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगी। बताओ इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस क्या रहेगा? इरिवर्सिबल का मतलब ठीक है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल ग्राफ से समझा देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मास m1 था इस ब्लॉक का, और इस ब्लॉक का मास मेरे पास क्या था, m2 था। मैंने m2 को रिमूव कर दिया, m2 को मैंने रिमूव कर दिया, और अंदर मेरी गैस थी। अगर मैंने m2 को रिमूव कर दिया तो आपका, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा। मतलब आप ये देख सकते हो कि अब यहाँ जो प्रेशर डेवलप हो रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर की बात मैं यहाँ पे करूँगा खाली। ये एक्सटर्नल प्रेशर जो हो गया वो मेरा इस ब्लॉक m1 की वजह से हो गया, ऊपर वाला, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रही है कि क्या हो चुकी है दोस्तों, एक्सपेंशन हो चुकी है। एक्सपेंशन क्यों हुई है? क्योंकि मेरे को एक इरिवर्सिबल प्रोसेस कराना है जो कि एक ही बार में हो जाएगा। तो मैंने मास टू बहुत सारा एक पत्थर रखा था, उस पत्थर को हटाया तो ये कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो ये वॉल्यूम का आप लोगों का एक तरीके से चेंज आ गया होगा यहाँ पे। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इरिवर्सिबल वर्क कर रहे हैं और आइसोथर्मल तो है ही, तो इरिवर्सिबल भी है और आइसोथर्मल भी है। आइसो का मतलब आइसोथर्मल है, यहाँ पे फॉर्मूला एक ही यूज करेंगे, -P एक्सटर्नल dV यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, -P एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्रेशर तो कांस्टेंट ही, आप देख लो प्रेशर तो उतना ही है, ठीक है, कहीं ना कहीं। अच्छा ये प्रेशर कितना है इसकी भी अभी बात कर लेंगे, पर ये सीधा का सीधा डेल्टा भी हो जाएगा, मतलब V2 - V1 हो जाएगा। और यहाँ पे लॉग वॉग कुछ नहीं आएगा क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस है, एक ही बार में हो गया। V2 क्लियरली एक ही बार में आ जाएगा आपके पास, तो V2 माइनस क्या कर देंगे, V1 कर देंगे, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर कितना था इस ब्लॉक में, तो आप बोलोगे सर इस ब्लॉक में जो एक्सटर्नल प्रेशर था, एक तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था जो एटमॉस्फेयर लगा रहा था, प्लस साथ में आपको पता है प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, फोर्स अपॉन एरिया, और ये क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया। अगर ऊपर नीचे वाली कहानी है, ग्रेविटी की बात है, तो एक्सेलरेशन को किससे बदल देते हैं, g से बदल देते हैं। इतनी फिजिक्स तो आपको आती होगी। अब यहाँ पे मास कितना है, m1 + m2, तो मैं सिस्टम